खुद में लेते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो वेस्ट का जो फुल फॉर्म है हमारे हिसाब से वो ये, हम पूरे इन्वायरमेंट को स्पॉइल कर रहे हैं, वी आर स्पॉइलिंग द इन्वायरमेंट, WASTE। पूरा अपने वेस्ट से हम पूरे अर्थ को पूरा एकदम वेस्ट कर दे रहे हैं। तो ये वेस्ट एक्चुअली, इसको हम वेस्ट क्यों कहते हैं? क्या ये वाकई में कचरा है या हमने इसको कचरा बनाया है? हो सकता है कि हमारे घर का कचरा किसी और के लिए रिसोर्स हो, इसी वजह से जो रैग पिकर्स होते हैं वो हमसे हफ्ता के वीक के एंड में आते हैं और पूछते हैं कि आपके पास कोई प्लास्टिक का टुकड़ा है क्या, कोई पेपर है क्या जो आप वेस्ट करना चाहते हैं। वो उनके लिए बिल्कुल काम की चीजें होती हैं। तो हमारे घर का वेस्ट किसी और के लिए रिसोर्स है, ये हम सदियों से देखते आ रहे हैं। अगर हम ये देखें कि जो, अगर हम बताएं कि जो आप अपने वेस्ट को जानिए कि आपके वेस्ट में है क्या, तो अब आप जब अपने वेस्ट को देखेंगे तो वो, उसमें किचन का वेस्ट है जो कि 60% के लगभग है। और 60% अगर आपके घर से किचन का वेस्ट निकल रहा है, इसका मतलब है कि 60% वेस्ट को हम डायरेक्ट खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि हम गांव में जब रहते थे तब किया करते थे। लेकिन हम जब शहर में आए तो हमारा लिविंग स्टाइल ऐसा हो गया कि हमें लगा कि जो ये वेस्ट तो बस हम अपने आप से दूर कर दें, बस हमारा काम हो गया। लेकिन अगर आप गांव की तरफ रुख करेंगे और अभी भी अपने गांव में जाएंगे तो आपको दिखेगा नहीं कि वहां पे कोई ट्रक या कोई बड़ी व्हीकल आती है जो कि आपके घर के बगल से कचरा लेके जाती है। क्योंकि हमारा रहने का जो तरीका है वहां पे वो बिल्कुल अलग है। एक तो हम जितना भी हमारे घर में जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, हम कोशिश करते हैं कि जो मवेशी, जो भी चिड़िया, जो मतलब पेट डॉग्स होते हैं, हम मतलब उनको ही खिलाते हैं, क्योंकि वो वेस्ट तब तक नहीं है जब हम उसको डिस्कार्ड ना कर दें। तो हम जब किसी लौकी का या किसी सब्जी का छिलका छिलते हैं, वो वेस्ट नहीं है, वो हम जानवरों को आराम से खिला सकते हैं और वो बिल्कुल उसमें कुछ एडल्ट्रेशन नहीं है। लेकिन हम उसको जब पूरा एक साथ मिला जुला के जब बिन में रख देते हैं और काफी समय तक वैसे ही रहता है, तब जाके वो कचरा बन जाता है। और जब वो कचरा बन जाता है तो हम चाहते हैं कि कितनी जल्दी से जल्दी हमको इसके छुटकारा मिल जाए, ताकि हम भी थोड़ी शांति में रहें और घर में हमारा माहौल थोड़ा सा अच्छा रहे और हम स्नान ध्यान करके थोड़ा पूजा पाठ कर लें। तो हम अपने घर का कचरा घर से बाहर निकालकर हम अपने आप को शुद्ध मानते हैं। लेकिन ये जो पर्यावरण है, जो कि जहाँ से हमको पीने को पानी मिलता है, जहाँ से हमको शुद्ध हवाएं मिलती हैं, उसको हम गंदा कर रहे हैं। तो ये कैसा, मतलब ये कैसा मैनेजमेंट है? ये वेस्ट मैनेजमेंट बिल्कुल ही थोड़ा अटपटा सा है कि एक तरफ हम अपने घर को साफ कर रहे हैं और बाहर को गंदा कर रहे हैं, और उसी बाहर से हमें बहुत कुछ चाहिए, ये भी हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम उसको नजरअंदाज करते हैं। तो हमारे वेस्ट में एक तो किचन का कचरा होता है जो मैक्सिमम होता है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो आपके वेस्ट में पेपर होता है, आपके वेस्ट में प्लास्टिक होता है, ग्लास होता है, मेटल होता है, वुड होता है। तो ये तमाम चीजें आपके वेस्ट का ही हिस्सा है। हम जब उसको एक साथ कर देते हैं तो वो वाकई में कचरा हो जाता है। तो हम कहते हैं ना कि जो सबसे पहला मूल मंत्र जो है वो है कि घर पे आप कचरे को अलग अलग करिए। अलग करने का मकसद ये है, हम भी अपने जब वार्डरोब को या अलमीरा को जब मतलब फिर से एडजस्ट करते हैं, कभी कभी क्या होता है कि जो लगता है कि सामान पूरा पूरा भर गया है, अब इसमें बिल्कुल नया सामान नहीं आ सकता है, तो हम क्या करते हैं कि एक बार फिर से पूरा खाली करते हैं, फिर से थोड़ा सेग्रीगेट करते हैं कि इस टाइप का कपड़ा यहाँ पे रहेगा, इस टाइप की चीजें यहाँ पे रहेंगी। तो हम फिर देखते हैं कि काफी जगह बन गया और उसमें हम फिर जो जरूरत का सामान है उसको हम रख लेते हैं। तो सेग्रीगेशन का जो महत्व है वो आज से नहीं है, और ये केवल कचरे के लिए नहीं है, ये जिंदगी के हर एक पहलू में है। अगर आप अपने बुक के रैक को साफ करते हैं तो साफ करने के बाद आप देखेंगे कि आपने बहुत सारा ऐसा पेपर, ऐसा कॉपी, ऐसी किताबें निकाली वहां से, जो कि अब आप आज से 30 साल पहले का जो सरिता है, कि जो सरिता किताब है,
गृह स्वामिनी है, उसको पढ़ के क्या करेंगे, वो तो आप पढ़ चुके हैं। लेकिन लोगों का जो एक मानसिकता लोगों की जो होती है कि हम चीज़ों को जमा करके रखें, और इस दरमियान वो क्या करते हैं, कचड़े से अपने जगहों को भर लेते हैं। तो हम सेग्रीगेट इसलिए करते हैं कि हमारा वेट वेस्ट अलग हो जाए, और जो ड्राई वेस्ट जिसको हम बोलते हैं, जो पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल होता है, वो अलग हो जाए। आपको एक बात जान के बड़ा मतलब आप उसको कनेक्ट कर पाएंगे कि आप में से कितने सारे लोग न्यूज़पेपर को फेंकते हैं घर से। शायद कोई नहीं फेंकते होंगे। क्या हम उस न्यूज़पेपर को बेच के 10 रुपया कमाने के इंतजार में रहते हैं कि 10 रुपया आएगा तो हम बहुत कुछ कर लेंगे? नहीं, ये हमारा एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस बना हुआ है कि वीक के एंड में या मंथ के एंड में somebody विल कम टू माय हाउस, और वो बोलेगा कि आपके पास कोई रद्दी है, कोई कागज है तो दीजिए। वो 10 रुपए किलो आपको न्यूज़पेपर देता है। केवल 10 रुपए किलो न्यूज़पेपर देने के चलते हम न्यूज़पेपर को अपने डस्टबिन में नहीं डालते, तो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक को डालते हैं, क्योंकि प्लास्टिक कोई खरीदता नहीं है। हम उसमें ग्लास को डालते हैं टूटा हुआ। तो हम वेस्ट को जब अलग अलग करते हैं, तो आप अपने मन में एक चीज रखिए कि आप सबसे पहले उस वेस्ट को रिसोर्स बनाने में लगे हुए हैं कि कैसे हम इसको अलग करें, और ये जो ग्रीन वेस्ट है वो हम उसको खाद में कन्वर्ट कर सकें। अभी भी आप कई ऐसे जगह में जाएंगे जहाँ पे कि स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, और उनका सोचना ये होता है कि कैसे हम वेस्ट न्यूट्रल बने। वेस्ट न्यूट्रल का जो मायने होता है वो ये होता है कि मान लिया जाए कि जो हमारा ये फ्लैट कॉम्प्लेक्स है, जहाँ पे कि एक अपार्टमेंट है जहाँ पे 100 घर है। अब उस अपार्टमेंट से सोचिए कि अगर कोई वेस्ट बाहर निकले ही ना, कहने का मतलब उस पूरे 100 घरों का जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसी कॉम्प्लेक्स में, उसी कंपार्टमेंट में, अपार्टमेंट में वो खाद में बदल जाए, और वहाँ पे जितने पेड़ पौधे हैं वहाँ पे वो यूज हो जाए, और जितना भी 100 घरों का जो पेपर, प्लास्टिक, ग्लास, मेटल है, वो एक जगह इकट्ठा हो और वहाँ से वो सेल आउट हो। तो जो भी फायदा होगा, जो भी बेनिफिट होगा, वो सोसाइटी को मिलेगा, और सोसाइटी उससे लाभान्वित हो सकती है। ये तो बहुत छोटा इसका फायदा मैंने बताया। सबसे बड़ा फायदा, आज पूरा देश इस कचड़े के प्रॉब्लम से बहुत बुरी तरीके से जूझ रहा है। और आज जो नदी का पॉल्यूशन है, आज जितने भी वाटर बॉडीज हैं, वो जो अगर पॉल्यूटेड हैं, तो उसका वजह मेन कचड़ा ही है। कि हम उसमें क्या करते हैं कि कचड़े को नदी में डाल देते हैं, या कुछ अपने आस्था की वजह से हम सोचते हैं कि अगर हम इसको नदी में डाल देंगे तो हमको पुण्य मिल जाएगा। ऐसा पुण्य मिलता नहीं है। हमने भी बहुत देखा। मैंने गंगोत्री से पूरी गंगा मैया की जर्नी की, तो बोलते हैं ना कि जैसे कृष्ण जी ने विराट रूप अपना दिखाया था अर्जुन को, तो उसी तरीके से जब हम गंगा में जर्नी कर रहे थे तो हमने उनका विराट रूप देखा। और उस विराट रूप से यही दिखा कि हम लोगों ने, सब ने मिलके, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो पढ़े लिखे हो, चाहे कोई भी हो, हम लोगों ने मिलके बहुत बुरा हाल कर रखा है पूरे वाटर बॉडीज का, पूरे इन्वायरमेंट का। और हम लोगों में से कोई भी उसका अपने सर पे नहीं लेना चाहता कि हमारी वजह से तो नहीं है। एक ये है, मतलब जस्ट एक एब्रिविएशन है जिसका जो बोलते हैं निम्बी, NIMBY। ये एक वेस्ट का एब्रिविएशन है जो कि शुरू से चलता आ रहा है। आप बोलेंगे कंपनी को कि मेरे घर के आसपास में बिन नहीं है, थोड़ा बिन डाल दीजिए एक, ताकि हम लोगों को कचरा फेंकने में आसानी हो। तो NIMBY का फुल फॉर्म होता है नॉट इन माई बैकयार्ड। लेकिन वो बिन मेरे पीछे घर के नहीं होना चाहिए, ताकि वो सरदर्द मेरा ना हो। कचरा साफ हो, बिन लगे, लेकिन मेरे घर के, वो किसी और के घर के पे लगा दीजिए। तो ये जो कॉन्सेप्ट है कि अगर प्रॉब्लम है तो किसी और का, और सब चीज बढ़िया है तो मेरा, इसी की वजह से आज पूरे भारत में इस चीज का आप जगह जगह पे पूरा एकदम देखेंगे। दिल्ली में भी आप देखेंगे तो आपको रात में तो लगेगा कि कहीं ये हिल स्टेशन तो नहीं है, लेकिन दिन में लगेगा कि ये वाकई में कचरे का अंबार। आप सोचिए, दिल्ली में हर रोज 15,000 टन कचरा रोज डिस्पोज ऑफ होता है।
अगर उसको हम रिसाइकल नहीं करेंगे, रीयूज नहीं करेंगे, तो ये धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन किस कदर बढ़ रहा है मैं आपको बताता हूँ कि 1800 ईस्वी में पूरी दुनिया का जो पॉपुलेशन था वो था 1 बिलियन, मतलब 1 अरब। और 2020 में 8 गुना बढ़ चुका है। तो क्या जगह भी 8 गुना बढ़ी है? नहीं, जगह जितना था उतना ही है। तो जब जगह जितना था उतना ही है और पॉपुलेशन 200 सालों में 8 टाइम्स बढ़ गया है, तो रहने के लिए तो यही है। कोई प्लैनेट बी तो दिखता नहीं है, अभी तक किसी को दिखा नहीं कि जो प्लैनेट बी है हम इसको पूरा कचरा कर देंगे, पूरा कचरा फैला देंगे, पूरा जब रहने लायक नहीं रह जाएगा तो हम वी विल बी शिफ्टिंग टू अदर प्लैनेट। तो हमारे लिए एक प्लैनेट बना हुआ है, हम लोगों ने वहां पे प्लॉट भी लिया हुआ है। तो इस तरीके का कुछ भी नहीं है। तो ये जो जगह है, ये जो हमारा जितना भी वेस्ट जमा हो रहा है, ये धीरे धीरे अंबार लगता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और ये जैसे बोलते हैं ना कि पैसा चक्रवृद्धि ब्याज से बढ़ रहा है, वैसे ये कचरा चक्रवृद्धि ब्याज से भी ज्यादा से बढ़ रहा है। तो हमको जब रहने को जगह नहीं मिलेगा तो हम कचरा फेंकने के लिए जगह कहाँ से लाएंगे? और जब कचरा ही कचरा सब पूरा जगह हो जाएगा तो स्वच्छ भारत जो है तो बस मात्र नाम मात्र का एक मुहिम रह जाएगा कि जो हम स्वच्छता को पसंद करते हैं और स्वच्छ भारत को सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम वाकई में स्वच्छ भारत को सपोर्ट करते हैं तो सबसे पहला हमारा काम होना चाहिए कि हम या तो खुद सेग्रीगेट करें वेस्ट को, या जिनसे भी बातें करते हैं कि जो भैया आप वेस्ट को थोड़ा ध्यान से उसको डिस्पोज ऑफ करिए, तो उनको भी यही सजेस्ट करेंगे कि इफ़ यू वांट टू नो योर वेस्ट, आपको अगर आपको जानना है कि आपके वेस्ट में है क्या, तो आपको आपके बिन को देखना पड़ेगा। लेकिन हम अपने बिन को अपने से इस कदर दूर करते हैं जैसे वो किसी और का कचरा था। हमने ही डाला था उस बिन में कचरा, और अगर हमसे ही कोई बोले कि आप अपने बिन को एक बार खोल के देखिए तो आज का आपका क्या क्या कचरा था, तो हमको घृणा आएगी, हम बोलेंगे अरे यार क्या कचरा देखने को कह रहे हो। तो कई सारे इश्यूज हैं जो कि हमने टैबू बना रखे हैं सोसाइटी में। जैसे कुछ सालों पहले टॉयलेट एक टैबू था। तो ये सभी टैबूज जो है, जब तक हम लोग जिस तरीके से आज वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस पे हम लोग एक साथ मिले हैं, तो पहले वेस्ट पे कोई बात करना ही नहीं चाहता था। सबको लगता था कि जो क्या वेस्ट पे कचरा पे क्या बात करेंगे, टॉयलेट पे क्या बात करेंगे, सैनिटरी नैपकिन पे क्या बात करेंगे। लेकिन नाउअडेज पीपल टॉक अबाउट इट। तो जब लोगों ने बात करना शुरू किया तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि थोड़ा थोड़ा लोग इस पे जागरूक हुए। और इसी जागरूकता का नतीजा है कि हम लोगों ने ये जो किचन वेस्ट, ये जो आप देख रहे हैं, ये आप लोगों में से बहुत लोगों को मिला होगा, ये ग्रीन बिन। तो ये केवल एक तरीका नहीं है, कई सारे तरीके हैं खाद में कन्वर्ट करने के। और ये ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक है, ये बिल्कुल नेचुरल है। पृथ्वी पे शुरू से ऐसा होता आया है। आप सुनते होंगे कि जो करोड़ों साल पहले धनबाद और इस इलाके में पेड़ पौधे जितने भी ये इस टाइप के चीज थे जो कि बायोडिग्रेडेबल थे, वो जब जमीन में दबे तो 1 लाख 2 लाख साल के बाद वो कोयला बन गया और वो एक रिसोर्स बन गया। तो उसी तरीके से ये जो खाद है, आप इसको अगर जमीन में भी दफना देंगे बिना किसी इस तरीके के ग्रीन बिन में नहीं, डोमेस्टिक कंपोस्टर में नहीं, तो भी वो खाद बन जाएगा। नेचुरल प्रोसेस है। आप देखते होंगे कि कई लोग मतलब लोगों को या जानवरों को दफनाते हैं, मकसद यही है कि वो मिट्टी में मिल जाएगा। तो मिट्टी में जब एक ह्यूमन बॉडी, एक एनिमल बॉडी जब मिल सकता है, तो ये लौकी का छिलका और ये आलू का छिलका तो बिल्कुल मतलब आराम से 1 महीना भी नहीं लगेगा, उसमें बिल्कुल कन्वर्ट हो जाएगा खाद में। और जब वो खाद में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम उसको इस्तेमाल कर पाएंगे। और मान लीजिए आपके घर से जो कचरा निकल रहा है, अगर आप 80% उसका, मतलब 60% आपका ऑर्गेनिक वेस्ट, अगर उसको भी आप अलग करके अगर को देते हैं, तो आप अपने घर से केवल 20% कचरा घर से बाहर निकाल रहे हैं। और जब आपके घर से 100% के बजाय 20% कचरा बाहर निकलेगा, तो वो जो पहाड़ मैंने आपको दिखाया था वो पहाड़ नहीं बनेगा। वो पहाड़ इस वजह से बनता है क्योंकि हमारा मकसद केवल इतना होता है कि हमारे घर से कचरा बस
निकल जाए, हमारा मकसद खत्म। तो ये है किचन वेस्ट। आप लोग सब इसको बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे। केले का छिलका है और एग शेल है, गाजर का छिलका है, एनीथिंग विच कम्स आउट ऑफ किचन एंड विच इज ग्रीन। कलर में तो बहुत कुछ हो सकता है ये, जो कि जमीन में उगता है, या तो जमीन के अंदर या ऊपर। इस तरीके का जो वेजिटेबल है, आप इसको डायरेक्ट खाद में कैसे बना सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको, जैसा कि नविता मैडम ने कहा कि जो मैं हमेशा प्रेफर करता हूं कि किसी भी चीज़ को अगर दुनिया ने कॉम्प्लेक्स बनाया हुआ है तो उसको जितना सिंप्लीफाई कर सकूं आपके लिए, ताकि आप भी उसको कनेक्ट कर पाए। तो मेरे को लगता है कि जो मेरा आपके साथ मिलना वो सफल हुआ। नहीं तो फिर तो मतलब बात हो गई कि जो मैं ऐसा बोलूं कि किसी को समझ में नहीं आए और बाद में लगे कि बंदे में दम है, जान है, बहुत पढ़ा लिखा बंदा है। तो वो मेरा मकसद बिल्कुल नहीं है। और उसी को आगे बढ़ाते हुए ये देखिए, ग्रीन बिन के साथ, ग्रीन बिन के बारे में मैं बाद में बात करूंगा। ये दो टाइप के कॉम्पोस्टर मैंने दिखाए हैं, डोमेस्टिक कॉम्पोस्टर। ये डोमेस्टिक कॉम्पोस्टर देख के मेरे को इनर व्हील के लिए एक बहुत जबरदस्त आइडिया आया अभी आपसे बात करते करते। और मैं जरूर चाहूंगा कि अगर इनर व्हील इसमें कुछ आगे बढ़े तो ये पूरे जमशेदपुर के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा वरदान तो हो ही सकता है। साथ में जो गरीब तबके के लोग हैं, मतलब गरीब तबके के लोग कौन, ये लोग हैं जो पहले मूर्ति बनाया करते थे और जिनको अब कोई काम नहीं मिलता है, क्योंकि हम मूर्ति भी किससे बनवाते हैं, वो जो पीओपी वगैरह यूज करता है, जो एकदम हजार्डस ऑब्नॉक्सियस टॉक्सिक केमिकल्स यूज करता है, जिससे पर्यावरण को सबसे ज्यादा हानि है, हम वही सारी चीजें यूज करते हैं, क्योंकि उसका जो फिनिशिंग होता है ना वो बहुत अच्छा लगता है। मात्र 6 दिन 7 दिन उस मूर्ति को देखने के लिए, हम उसके फिनिशिंग को बढ़िया करने के लिए, हम पूरे नदी को जो है, पूरे वाटर बॉडी का जो है, हम कुछ सोचते ही नहीं है। और जैसे ही उस मूर्ति को हम डालते हैं नदी में, तो आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि उसका एक जो रेडियस होता है, उस रेडियस में कोई भी एक्वेटिक लाइफ जो भी उसमें पहले पल रहा होता है, सब खत्म हो जाता है। क्योंकि हमको तो दिखता नहीं है, हमको खुद को छोड़ के तो कुछ नहीं दिखता है। तो हमको खुद से बाहर निकलना होगा। और खुद से बाहर जब निकलेंगे तो आपको मैं बता दूं कि आप इस घड़े में भी उतना ही बेहतरीन खाद बना सकते हैं जितना उस ग्रीन बिन में बना सकते हैं। तो इस घड़े में अगर बनाएंगे, और मान लिया जाए कि हम इस तरीके के, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, अगर हम लोकल कुम्हार को बोलें कि आप इसको डिजाइन करिए, आप इसको बनाइए, उनके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसान सा है। जमशेदपुर में साक्षी में कुम्हार पाड़ा है, वहां पे आपने एक दो कुम्हार के फैमिली को कंसल्ट किया कि हम लोग ये चाहते हैं, हमारी ग्रुप ये चाहती है कि आप एक ऐसा कॉम्पोस्टर बनाइए जो कि जमशेदपुर के हर एक घरों में पहुंच जाए और उससे आपको भी इनकम हो। अगर एक एक घर में दो दो ढाई ढाई सौ रुपए का एक एक कॉम्पोस्टर अगर पहुंच जाएगा, तो मुझे ये लगता है कि बहुत खुशी से ये लोग खरीदेंगे भी, और ये देखने में भी बड़ा अच्छा लगेगा। लोगों को पता भी नहीं चलेगा कि इसमें अंदर है क्या। और ये जो मिट्टी की बर्तन है, मिट्टी के बर्तन में इतना नेचुरल इतनी चीजें होती हैं कि ये खुद भी उस वेस्ट को डिकम्पोज करने के लिए बहुत बड़ा हेल्प करता है। क्योंकि इसमें हम घड़े में पानी क्यों रखते हैं, घड़े में पानी इसलिए रखते हैं कि क्योंकि वो एटमॉस्फेयर का भी जो नमी होता है और जो ठंडक होता है, उसको पानी तक पहुंचा के पानी को ठंडा रखता है। तो ये डायरेक्ट कनेक्टेड होता है एटमॉस्फेयर से, मतलब सराउंडिंग से, मतलब इन्वायरमेंट से। हालांकि अगर आप देखेंगे, प्लास्टिक को कंपेयर करेंगे तो प्लास्टिक बिल्कुल भी एटमॉस्फेयर से कोई उसका कनेक्शन नहीं है। वो बिल्कुल एटमॉस्फेयर और सराउंडिंग को अंदर से आइसोलेटेड रखता है। तो वो चूंकि देखने में अच्छा लगता है, इसलिए लोग घरों में उसको रख के, ग्रीन बिन को उसको इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपको ये बताऊंगा सिंपल तरीके में कि गमले में कैसे खाद बना सकते हैं। तो मैं आप जब आप गमले में आप जान जाएंगे, तो ये सभी चीज जो है, ये जो होम कंपोस्टिंग पॉट्स है, इसमें तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम हमारे घर में भी बहुत सारा ऐसा वेस्ट गमला होगा जिसको कि एक टाइम के बाद हम बोलते हैं कि जो अब इसको फेंक देना चाहिए और हमें नया गमला लाना चाहिए।
तो उस गमले को, जिस गमले को आप फेंकना चाहते हैं, उसको बाहर से अच्छे से पेंट करवाइए रेड ऑक्साइड से, और उसको एज अ कॉम्पोस्टर यूज करिए। एज अ कॉम्पोस्टर कैसे यूज करेंगे? सबसे पहले उसमें, गमले में तो नीचे होल होता ही है, और सबसे पहले उसमें हम एक लेयर देंगे वहीं आसपास के अपने गार्डन की मिट्टी की। मिट्टी हो गया, थोड़ा सा खाद हो गया, थोड़ा भुरभुरा चीज जैसे कि छोटी छोटे छोटे गिट्टी भी हो सकते हैं, तो करके उसको थोड़ा परफोरेट करेंगे। उसके बाद हम उस पे वेस्ट डालेंगे, जो भी है, प्याज का छिलका, आलू का छिलका, गोभी का छिलका, आम का छिलका, आम की गुठली, एनीथिंग विच यू थिंक इज ग्रीन, आपने उसको डाला। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, हम क्यों डरते हैं इस तरीके की चीज को घर में करने से? एक तो कीड़ा, इंसेक्ट वगैरह आने का डर रहता है। दूसरा, इसका जो इसकी जो महक होती है, इसका जो बास होता है, वो बड़ा खराब होता है। थोड़ा सड़ने गलने के बाद ये एक बहुत ही ऑब्नॉक्सियस स्मेल क्रिएट करता है, जिसकी वजह से हम डरते हैं। तो हम उसको क्या करते हैं कि इस तरीके से जब उसको हम उसमें छिलका डालते हैं, उसके बाद हम सॉइल या खाद उसके ऊपर से करके उसको पूरा बंद कर देते हैं। पूरा बंद करने के बाद आप जहाँ पे रहते होंगे वहाँ पे पेड़ से पत्ते भी गिरते होंगे, उस पेड़ के पत्ते को फेंकिए मत। उसको भी, आपके घर में जो भी काम करने वाला है उसको आप बोलिए कि एक झोले में उस पत्ते को जमा करें। झोले में या किसी सीमेंट के बोरे में भी अगर हम पत्ते को जमा करते हैं, तो आप 6 दिन 7 दिन के बाद देखेंगे पूरा पत्ता सूख जाता है, और उसको आप हाथ से ही क्रश कर सकते हैं, एकदम ड्राई हो जाता है। गर्मी के टाइम में तो 2 दिन में वो हो जाता है, लेकिन मैं नॉर्मल डेज की बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद उसको आप क्रश करके इसके ऊपर एक लेयर लगा दीजिए। वो जो क्रश करके लगाएंगे वो बहुत चीज को खत्म करता है। एक तो स्मेल चला जाता है, दूसरा वो मॉइस्चर को सोखने का भी काम करता है क्योंकि वो ड्राई होता है। तो इस तरीके का चीज करेंगे तो आपको स्मेल उसमें बिल्कुल नहीं आएगा। अब मैं आपको ये आपने देखा, तो हम लोग एक कुम्हार को डेवलप कर सकते हैं जमशेदपुर में, जिनको हम बोलेंगे कि जो ये गमला बनाइए वो उसमें ब्रांडिंग हो। एक साइड में इनर व्हील लिखा हो और एक साइड में लिखा हो पॉट फॉर कॉम्पोस्टिंग। तो आप यकीन मानिए दैट दैट विल बी अ गेम चेंजर एज फार एज जमशेदपुर स्वच्छता रैंकिंग इज कंसर्न, और उसमें आपका बहुत बड़ा योगदान होगा। आप सोचिए कि जो स्वच्छ भारत में इससे बड़ा योगदान कि हमारे घर से कचरा बाहर जाए ही ना, क्या हो सकता है? अभी हम पूरा का पूरा अपना कचरा बाहर निकालते हैं, और उसमें अगर 80% हमारे घर में ही रह जाए, तो हमें नहीं लगता कि भारत में ऐसा कोई शहर होगा जो इस मुहिम में आगे बढ़ा होगा, कि वो पूरा का पूरा शहर जो है इस तरीके से है कि जो पहले 200 टन हर रोज निकलता था, अभी उसका केवल 20% निकल रहा है। 20% मतलब 40 टन, 200 टन का। तो धीरे धीरे हम उसको कंट्रोल कर पाएंगे। कंट्रोल कैसे कर पाए? सबसे पहले तो हमने अपने वेस्ट को जाना कि हमारे वेस्ट में है क्या, और जानने के बाद हमने उसको सेग्रीगेट किया कि अब हम जब जान चुके हैं तो उसको हम किस तरीके से अलग अलग भागों में बांटे। तो ये सेग्रीगेशन सबसे पहला मूल मंत्र है। और दूसरा है कि आपके इर्द गिर्द, आपके पास भले ही ये ग्रीन बिन ना हो, बिल्कुल आप परेशान मत होइए। ये ग्रीन बिन ना भी हो, कोई बात नहीं है, आप इससे बेहतरीन खाद इस घड़े में बना सकते हैं। ये घड़ा तो आप 50 रुपए में भी खरीदते होंगे, 50-60 रुपए में बाजार से, लेकिन ये इतना चमत्कारी चीज है कि अगर इसमें हम कचरा रखना शुरू कर दें और इसमें एक एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि इसमें 50-60 रुपए में अगर हम घर में लाके बिना किसी को बताए एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और हमको रिजल्ट बहुत जबरदस्त मिलता है, जो कि मुझे मालूम है कि जो मिलेगा ही मिलेगा, तो आप और भी लोगों को बता सकते हैं कि आप, जरूरी नहीं है कि आपके पास ग्रीन बिन हो, आप घड़े में भी खाद बना सकते हैं। और इसमें भी बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है, तो बस लेयरिंग का है। अब आप इसमें देखिए कि 30 दिन में आप अपने गमले में कैसे खाद बनाते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले उसमें अपना वेस्ट डालते हैं गमले में। आपके पास 10 गमले ऐसे होंगे और गार्डन में ऐसे ही पड़ा होगा,
क्यों ना उसको हम इस्तेमाल करें। क्योंकि हर एक गमले में तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो पौधे हम लगाएं और हर एक गमले में पौधा उगता रहे। तो उसमें हम जब इस तरीके से वेस्ट को डाल देते हैं, इसमें आप देखेंगे कि पत्ता भी मिक्स है, लीव्स, पत्ते भी डाले गए हैं, मटर का छिलका है, गोभी का छिलका है, प्याज का छिलका है, वट एवर यू थिंक इज ग्रीन, एवरीथिंग इज देयर इन दिस पॉट। तो इसमें जब हम डालते हैं, और ये देखिए इन्होंने क्या किया है कि ऊपर से इसमें मिट्टी डाला है। मिट्टी डालने के बाद कुछ पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर कुछ है। और किसी भी चीज के, किसी भी बायोडिग्रेडेबल चीज के ऊपर अगर आप मिट्टी डाल देते हैं तो वो क्या होता है कि जो मिट्टी के वेट से वो दबता है। कचड़ा थोड़ा क्या होता है कि फ्लफी होता है, वो बिल्कुल जब उसको आप दबाएंगे तो थोड़ा दब जाएगा, फिर छोड़ देंगे तो फिर ऊपर आ जाएगा। तो हम उसको मिट्टी से दबाते हैं, और मिट्टी से दबाने के बाद हम उसको फिर उस गमले से हमारा सॉरी इस तरीके से हमारा एक एक जो गमला है उसमें खाद बन जाता है। और इसको हम एज इट इज जब तक यूज नहीं कर रहे हैं तब तक इसमें रहने दें, और जब इस्तेमाल कर रहे हैं इसी से खुरपी से लेके इससे इस्तेमाल कर लें, फिर इसी में रहे। ये जब खाली हो जाए फिर से इसमें वेस्ट डालना शुरू कर दें। तो ये एक जो साइकिल है, इस साइकिल को हम अगर चलाते रहेंगे तो हमारे घर में अगर मान लीजिए 5 गमला है जो कि हम यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमारे घर के किचन वेस्ट को ध्यान रखने के लिए वो 5 गमला इज मोर देन एनफ फॉर लाइफ टाइम। क्योंकि ये गमला खुद से नहीं फटता है, हमने भी देखा है। ये इतना मजबूत होता है कि जब तक इसको थोड़ा ऊपर और नीचे छोड़ेंगे नहीं, पटकेंगे नहीं, ये टूटेगा नहीं। और तो ये बहुत स्टेबल है और इसका जो बाहरी वॉल होता है वो भी काफी थिक होता है, तो उससे भी ये अपना मॉइस्चर एक्सचेंज करता है वेस्ट। तो वो मिट्टी का जो बर्तन होता है वो भी इसके मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करता है, जिससे आपके वेस्ट में स्मेल नहीं आएगी। और भी बहुत सारी चीजें इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नारियल का छिलका, जिसको हम अगर आप उसको एक्सप्लोर करेंगे तो बैंगलोर में, दिल्ली में बहुत सारी कंपनी नारियल का छिलका बना के करोड़पति बन चुकी है। आप गूगल करिएगा, उसका उसको बोलते हैं कोकोपिट। और एक कोकोपिट आप जब मंगवाएंगे तो यूल हैव टू पे $1000। एक कोकोपिट का ब्रिक बनता है। वो ब्रिक आप अगर कहीं पे रख देते हैं किसी बड़े बर्तन में और उसमें कचरा डालना शुरू करते हैं, तो वो कोकोपिट का जो ब्रिक है वही सबको कन्वर्ट करता रहता है कंपोस्ट में बहुत फास्ट। तो ये नारियल का जो छिलका है जो कि नारियल वालों के लिए वेस्ट होता है, जब आप जाएंगे बाजार में और मतलब पका हुआ नारियल जो हम लोग लेते हैं पूजा वगैरह के लिए या किसी चीज के लिए, तो क्या होता है कि उस नारियल को जब वो छिलता है तो उसका कॉयर निकलता है, और उसको हम, और उसमें बहुत सारे, एक तो उसमें बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होते हैं, लेकिन नारियल वाले के लिए वो कचरा है, क्योंकि उसका मेन मकसद है नारियल बेचना। तो उस कॉयर को भी अगर हम वहां से ले लेते हैं, खरीदना नहीं पड़ेगा। अगर हम उनको बोलेंगे कि जो ये कॉयर दे सकते हैं क्या आप हमको, वो बोलेगा कौन ऐसा हो सकता है कि जो आपका कचरा आपके घर से लेके जाए, वो भी फोकट में। वैसे भी उसको वो बिन में फेंकना था, लेकिन आप उसके दुकान से ही लेके चले गए। तो उस कॉयर को भी थोड़ा डस्ट करके अगर आप इस वेस्ट के साथ इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो आप समझ लीजिए बाजार में जो कॉम्पोस्ट 20 रुपया 25 रुपये किलो मिलता है, आपका कॉम्पोस्ट उससे भी ज्यादा कॉस्टली आइटम, तो आपको फिर कॉम्पोस्ट खरीदना नहीं पड़ेगा। एक तो ये तरीका हो गया कि जिस तरीके से हम अपने किचन वेस्ट को खाद में कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका है कि हम अपने किचन वेस्ट से अपने घर में गैस चूल्हा भी जला सकते हैं, और ये टेक्नोलॉजी कम से कम 150 साल पुरानी है। और इसका जन्मदाता आप लोगों में से होंगे, तो आपने देखा होगा कि जो बाहर में जो बायोफ्यूल है, जो बायोडीजल है, ये सब का बहुत चलन है। बायोगैस भी लोग यूज करते हैं, किचन के वेस्ट को वो लोग कन्वर्ट करते हैं मास स्केल पे। और आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि ये टेक्नोलॉजी इंडियन है। लेकिन इंडियन लोगों ने क्या बोला कि अगर हम इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारे घर में जो है उतने, एक तो गैस में उतना प्रेशर नहीं रहेगा हमारे बर्नर में, खाना नहीं बन पाएगा, तो तमाम चीजें। तो इस एक्सपेरिमेंट को हमने, ये आप देख पा रहे हैं कि हमने अपने बालकनी में इसको सेट किया। एक आज से 3 साढ़े 3 साल पहले
हमने एक बायोगैस ही लोकली डिज़ाइन करवाया और उसको अपने बालकनी में लगाया, और उसमें मैं अपने वेस्ट को, जितने भी किचन वेस्ट थे उसमें डाल के हम उसको गैस में कन्वर्ट करके, और मेरा किचन का चूल्हा इसी से चलता था। तो आप समझिए कि 3 साल तक मेरे को एलपीजी सिलेंडर परचेज करने का नहीं जरूरत पड़ा। लेकिन हम लोगों ने क्या बोला कि ये टेक्नोलॉजी तो बिल्कुल फेलियर है, इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसको इस्तेमाल किसने किया? स्वीडन ने। इसको इस्तेमाल किसने किया? ब्राज़ील ने। और आज स्वीडन की जितनी भी बसें हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें, दैट रन्स ऑन दिस बायोगैस। और हमने बोला कि ये तो सक्सेसफुल नहीं है, इसमें ये प्रॉब्लम है, उसमें वो प्रॉब्लम है। इस पूरे टेक्नोलॉजी पे जब हमने काम शुरू करना शुरू किया था, तो मेरा मकसद यही था कि इसमें ऐसा क्या प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम इसको, हम इंडिया आए कि 40 साल पहले यहाँ पे कोई सदस्य जो है वो बायोगैस यूज करते थे। तो 40 साल पहले यूज किया हुआ टेक्नोलॉजी आज खत्म कैसे हो गया? क्या वो टेक्नोलॉजी यूजलेस हो गया? तो हमने जमशेदपुर में इसके कई सारे प्लांट्स लगाए, और अभी भी कम से कम 16-17 प्लांट यहाँ पे ऑपरेशनल है। अभी एक बहुत बढ़िया प्लांट बन रहा है जो कि लगभग कंप्लीशन की ओर है, जिसमें 2500 किलो किचन वेस्ट, 2500 केजी रोज जाएगा। और ये टाटा स्टील के अंदर में हम लोग बना रहे हैं। पूरे टाटा स्टील के अंदर में 17 कैंटीन है। 17 कैंटीन का जो किचन वेस्ट है, खाना खाने के बाद और खाना खाने बनाने के पहले जो उसका जो भी उसका लेफ्ट ओवर होता है, वो सब हम लोग उसमें डाल के, और उनको टाटा स्टील को हर एक महीने उन्हीं के कचड़े से 150 एलपीजी सिलेंडर फोकट में मिलेगा। एक तो ये फायदा। दूसरा फायदा, पहले क्या होता था कि उनको उस कचड़े को शहर में लाना पड़ता था, प्लांट से अंदर अंदर से बाहर लाना पड़ता था, गाड़ी का खर्चा अलग। तो बोलते ना कि कई बहुत बड़ा स्कैम है ये वेस्ट। अगर आप देखेंगे तो एक बहुत बड़ा स्कैम है। और मैं पिछले 20 साल से वेस्ट मैनेजमेंट में मतलब योगदान तो नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन मैं इसमें सीख रहा हूँ। मतलब एवरी डे आई एम ट्राइंग टू लर्न न्यू थिंग कि इसमें क्या है। तो मैंने देखा है कि इसमें लोग इसलिए कुछ कर नहीं पाते, क्योंकि सबसे पहले तो लोग ये सोचते हैं कि जो, जैसे कि ये आप जो गैस बर्नर देख रहे हैं, तो हमने यहाँ पे बहुत सारे होटेलियर्स से भी बात किया। तो उन्होंने ये बोला कि इसमें तो सुना है मैंने कि उतना इसके जो बर्नर में होता है और इसका जो फ्लेम होता है उतना जबरदस्त नहीं होता है। तो मैंने आप उनको यही पूछा कि आप क्या हमेशा चाउमीन ही बनाते हो क्या, कि आपको रॉकेट बर्नर चाहिए? तो लोगों का जो एक सोच है ना कि हमको नहीं करना है, हम जिसमें आसानी होगा, जो चल रहा है उसी को चलने देते हैं। और इसमें जो खाना पकता है, जब आप उसके बारे में जानेंगे तो आप भी इंटरेस्टेड हो जाएंगे इसमें यूज करने के लिए। आप जो गैस चूल्हा यूज करते हैं, वो आप जो हम लोग एलपीजी यूज करते हैं, जिसके अंदर में आइसोब्यूटेन गैस होता है। इसके अंदर में जो गैस होता है वो, चूंकि उसका कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम होता है एज कम्पेयर टू एलपीजी, जो हमने इसमें काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं। एक एक्सपेरिमेंट हमने किया था कि बायोगैस पे बना हुआ दाल और नॉर्मल गैस पे बना हुआ दाल में क्या फ़र्क है। और नॉर्मल गैस पे बने हुए दाल को और बायोगैस पे बने हुए दाल को आप अपने छत पे रख दीजिए कटोरे में ढक के, और दूसरे दिन आप स्मेल करिए, आपके एलपीजी वाला स्मेल उसमें स्टिंक करना शुरू कर देगा। बायोगैस वाला बिल्कुल स्टिंक नहीं करेगा, क्योंकि वो फूड जो भी दाल होता है, वो गैस जो हमारा एलपीजी होता है वो उसको ब्रेक करता है। देखते होंगे कि फॉरेनर दाल ज्यादा नहीं खाते हैं। मैंने बहुत कम फॉरेनर्स को दाल खाते देखा है, लेकिन अंकुरित दाल खाते हैं, जिसमें वो शाख निकल जाती है। जैसे हमारे यहाँ ये प्रचलन है ना कि रोटी दाल खाना है, चावल के साथ दाल खाना है। दाल नहीं है मतलब खाना ही नहीं है। और दाल बहुत, आप अगर गूगल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो दाल इज नॉट मतलब बहुत प्रोटीन रिच होता है, लेकिन तभी जब आप उसको रॉ खाते हैं अंकुरित करके। हम लोग उसको क्या करते हैं कि पूरा उसमें
जितना चीज होता है सब लपेट लुपूट के एकदम पूरा बना के तब हम लोग उसको शौक से खाते हैं। तो बहुत चीज बाहर से भी सीखने लायक है। दो ऐसे कम्युनिटी हैं, उसको एक्सप्लोर करिएगा, आपको कभी मौका मिलेगा, बड़ा अच्छा लगेगा। एक कम्युनिटी है हुंजा, जो कि कश्मीर वैली में है। वहाँ के लोगों का जो लॉन्जिविटी होता है वो सोच लीजिए 110 प्लस रहता है। अभी थोड़ा कम हुआ है, लेकिन 110 प्लस होता है। और एक जापान में एक जगह है जिसका नाम है ओकिनावा। तो इस दोनों जगह का स्पेशल चीज क्या है कि एक तो वो रॉ वेजिटेबल्स ज्यादा खाते हैं, रॉ चीजें को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, और जब रॉ चीजों को खाते हैं तो उसमें वेस्ट भी उतना ज्यादा नहीं निकलता है। तो एक तो ये भी तरीका है कि आप अपने किचन वेस्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं गैस में, और ये बहुत यूजफुल होता है, और इससे आप अपना एलपीजी बचा सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। ये मैंने लगता है कि कुछ अच्छा। अब चूंकि वेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं, खाद के बारे में मैंने बताया, मैं थोड़ा प्लास्टिक रोड के बारे में भी आपको बताता हूँ कि आप जो प्लास्टिक आपके घर में निकलता है, आप उसको कैसे बेच सकते हैं। और बेच ही नहीं सकते हैं, उससे आप वैल्यू भी आपको दिखेगा। तो इस टेक्नोलॉजी को आपको लग रहा होगा कि ये बहुत खतरनाक टेक्नोलॉजी है प्लास्टिक रोड बनाने का, लेकिन मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके बताऊंगा तो आपको लगेगा कि जितना मुश्किल खाना बनाना है उतना ही मुश्किल प्लास्टिक रोड बनाना भी है। कहने का मतलब बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हम लोग क्या करते हैं कि आप देखिए, ये जो प्लास्टिक वेस्ट इस तरीके से पूरे शहर में होता है, गाय मवेशी ये सब खाते हैं, चोक हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन चूंकि हमको किसी से मतलब है नहीं, हमको खुद से मतलब है, हमारे घर में सब कुछ ठीक होना चाहिए। तो इनके हेल्थ पे बहुत बुरा असर पड़ता है, और उसका पाप किसको लगता है? हम ही को लगता है। उसके बाद जितने भी ड्रेन्स हैं, जितने भी ड्रेन चोक होते हैं, या जहां पे भी आप देखिए पटना में बाढ़ आया है, उसका मेन रीजन यही प्लास्टिक होता है, कहीं ना कहीं जाके वो जमा होता है या चिपका होता है। तो इस प्लास्टिक को जब हम कलेक्ट करते हैं, तो हम जैसे बताए कि कुकिंग से इसका रिलेशन है, कैसे है। तो इसमें सबसे पहले हम इस प्लास्टिक को कलेक्ट करते हैं, और इस प्लास्टिक को हम छोटे छोटे टुकड़े में ये करते हैं, कट करते हैं इस मशीन के बदौलत। ये एक बहुत छोटा सा सिंपल मशीन है, अवेलेबल रहता है। इस मशीन की बदौलत हम ये कट करते हैं और इसको डायरेक्ट रोड में मिक्स करते हैं। तो ये कैसे काम करता है कि जैसे कि हम कढ़ाई में सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले तेल डालते हैं। तेल डालने के बाद जब वो तेल थोड़ा सा गर्म हो जाता है, तो कोई थोड़ा जीरा देता है, कोई थोड़ा उसमें पंचफोड़न देता है, या कुछ कुछ करके वो सबका अलग अलग तरीका है और सबका अलग अलग रेसिपी। तो उस तरीके से फाइनली हम उसमें क्या का जो टुकड़ा होता है डालते हैं, और सब्जी के टुकड़े को जब हम तेल में जब चलाते हैं या भूनते हैं या उसमें फ्राई करते हैं, तो क्या होता है कि सब्जी के टुकड़े में वो ऑयल लैमिनेट हो जाता है, और पूरा का पूरा हमको सब्जी ग्लॉसी दिखने लगता है। जिस सब्जी को हमने मतलब कि आलू को जो रॉ जब काट के जब ऑयल में डाला और उसको थोड़ी देर फ्राई करते हैं, तो वो ग्लॉसी दिखना शुरू हो जाता है। मतलब उसमें पूरा का पूरा ऑयल लैमिनेट हो जाता है। सेम कॉन्सेप्ट इस सड़क का भी है। सड़क बनाने में दो चीज का इस्तेमाल होता है नॉर्मली। एक जो वो गिट्टी होती है जिसको हम एग्रीगेट बोलते हैं, और दूसरा अलकतरा जिसको हम विटामिन बोलते हैं। तो आप समझिए कि ये एग्रीगेट सब्जी है और वो जो विटामिन है वो तेल है। तो जैसे ही आप इस एग्रीगेट यानी कि गिट्टी को उस विटामिन में प्लास्टिक में आप मिलाते हैं, तो ये पूरा का पूरा एग्रीगेट जो है, वो जो गिट्टी है, वो प्लास्टिक से लैमिनेटेड हो जाती है। सड़क का सबसे बड़ा दुश्मन पानी होता है। अगर सोचिए कोई भी चीज अगर पानी में कोई भी चीज लैमिनेटेड है, तो उसमें तो पानी का कोई असर होगा ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली आपके सड़क की जो लाइफ है वो बढ़ेगी। तो ये एक जस्ट आपको, चूंकि इस प्रेजेंटेशन में था तो मैंने सोचा आपको दिखा दूं। और सॉरी, कई सारे बेनिफिट्स हैं, कॉस्ट भी बचता है, विटामिन भी बचता है, इन्वायरमेंट भी बचता है। तो सवाल ये उठता है कि हम इसको इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर रहे। हम जगह जगह पे ये प्लास्टिक, तो ऐसा नहीं कि जमशेदपुर की केवल समस्या है, केवल दिल्ली की समस्या है, ये तो पूरे वर्ल्ड की का प्रॉब्लम है, क्यों नहीं कर रहे।
इसका कारण बिल्कुल साफ है। इसमें जो भी कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, क्योंकि रोड बनाने वाला कॉन्ट्रैक्टर कभी नहीं चाहता है कि ये रोड 10 साल तक चले। उसके मन में यही होता है कि भैया जितनी जल्दी जल्दी ये टूटे उतने जल्दी जल्दी हम पैसा कमाएं। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरा का पूरा एक नेक्सस है, और ये नेक्सस हम ही ने बनाया है। जैसे कि वेस्ट का नेक्सस है। वेस्ट में क्या है कि पढ़े लिखे लोग जो भी वेस्ट के लिए चिंतित हैं, आपने कभी उनको लैंडफिल पे घूमते हुए नहीं देखा होगा। बहुत रेयरली वो एसी में बैठ के ही वेस्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूँ। तो अगर हम एसी में बैठ के अगर वेस्ट के बारे में बात करेंगे तो उसका सॉल्यूशन निकलेगा क्या? हमको उन पहाड़ों पे जाना पड़ेगा जो कि हमने हर शहर में बना रखा है। और वो भी हम किनको भेजते हैं? कॉन्ट्रैक्टर को भेजते हैं वहां पे, कि भैया वहां पे जाके देख लो कितना ट्रक माल है वहां से, अब तुमको हम एक ट्रक का 20,000 रुपया देंगे, इसको शिफ्ट कर दो। तो उसके मन में तो एक ही गणित आ गई, पूरा का पूरा मैथमेटिक्स है कि हम यहाँ से अगर 1,000 ट्रिप उठाएंगे तो हमको 1,000 गुना 20,000 मिलेगा। तो पर्यावरण का तो हम सत्यानाश कर ही दिए, कॉन्ट्रैक्टर का जो है मतलब उसका अपार्टमेंट खड़ा हो गया उसी कचड़े की वजह से। तो कहीं ना कहीं हम भी दोषी हैं। हम खुद नहीं चाहते कि जो हमारे बच्चे वेस्ट मैनेजमेंट में कुछ करें। हम आज से 10 साल पहले का ये है कि जो हर कोई चाहता था कि जो सॉफ्टवेयर में जाए हमारा बच्चा, सॉफ्टवेयर में करे, कुछ कोडिंग वोडिंग करे, कुछ ऐसा वाइट कॉलर जॉब करे जिसमें कि लगे कि हाँ कुछ काम कर। लेकिन मैं इतने सालों से वेस्ट पे ही काम कर रहा हूँ। मेरे घर वाले कभी कभी बोलते हैं कि आपका फेसबुक पे जब फोटो देखते हैं तो कभी आप नाली साफ कर रहे होते हैं, तो कभी आप नदी के किनारे कचड़ा बीन रहे होते हैं। तो मतलब मैं यही पूछा, तो इससे क्या तुम्हें आत्मग्लानि होती है या कुछ मतलब कि अच्छा लगता है या बहुत खराब लगता है? तो कोई शब्द नहीं था। कहने का मतलब उनको खराब लगता है कि हम नाली साफ करते हैं और नदी के किनारे सफाई करने जाते हैं, तो दे फील बैड कि यार हमारा ऐसा दिन आ गया कि अब ये करना पड़ रहा है। तो ये हमको करना पड़ेगा, हम सबको करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने आज से जितने भी 100 साल पहले वेस्ट इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था, और 100 साल के अंदर हमने इस पूरे धरती पे इतना कचरा जमा किया है कि वी हैव मतलब क्या बोला जाए उसको, पूरा वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है वेस्ट जनरेट करने के का जहां तक सवाल है। तो वेस्ट में हम लोगों को खुद से जाना पड़ेगा। मतलब हम लोग अगर जाएंगे लैंडफिल तो हम लोग एक अलग चीज देखेंगे। एक कॉन्ट्रैक्टर को वहां पे दिखेगा कि कितना ट्रक कचरा है, लेकिन हमको वहां पे ये दिखेगा कि इसमें कितना प्लास्टिक है, कितना पेपर है जो कि हम रद्दी वाले को दे सकते हैं, कितना ऑर्गेनिक है जो कि ऑलरेडी खाद बन चुका है, इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं या पैक करके इसको बेच सकते हैं। तो हमें वहां पे वैल्यू दिखेगा, कॉन्ट्रैक्टर को कुछ और वैल्यू दिखेगा जो कि पर्यावरण के लिए बिल्कुल लाभदायक नहीं होगा। ये काफ़ी पब्लिश हुआ, काफ़ी सारे इस पे आया। हम लोग काफ़ी जगह पे झारखंड में भी 5-6 डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों ने इसको इम्प्लीमेंट करवाया, एंड लोग काफ़ी अच्छे से उसको इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं। और अ, क्या है कि नया चीज जब भी आप करते हैं तो एवरीबडी वांट्स टू रेप्लिकेट। अभी हम लोग एक और मुहिम कर रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं उससे। और उसमें ये है कि हम जमशेदपुर स्कूल ऑफ आर्ट के जस्ट पीछे 3-4 क्वार्टर्स हैं। उसका नंबर है 148 से लेके 151 तक। आप जाएंगे तो ध्यान दीजिएगा, वहां पे उन क्वार्टर्स के बाउंड्री वॉल को हम प्लास्टिक के बॉटल से बना रहे हैं। मतलब दैट बाउंड्री वॉल विल बी प्लास्टिक बॉटल बाउंड्री वॉल। और उसका ब्यूटी ये रहेगा कि वेस्ट पेट बॉटल हम लोग शहर से कलेक्ट करेंगे और हम उसमें वेस्ट स्लैग डालेंगे, और उस स्लैग से वो 4 फीट ऊंचा और 100 मीटर बड़ा, मतलब कि इस पूरे फ्लैट को अगर हम घेरेंगे तो 100 मीटर का लगभग वो बनता है। और उसके बाद उस बॉटल में हम लोग बॉटल से ही लिखेंगे गो ग्रीन या कुछ इस तरीके का मैसेज। तो इस तरीके के मुहिम में अगर आप करना चाहते हैं तो ये भी किया जा सकता है, डूएबल है। मतलब इसमें भी कोई टेक्नोलॉजी साइड पे अपने आते हैं कि हम क्या करें। तो ये जो मूल मंत्र है, ये मूल मंत्र ये है कि 5 आर को हम फॉलो करें। सबसे पहला आर है रिफ्यूज,
जो कि हम बिल्कुल नहीं करते। अगर हमको कोई कुछ देता है जो कि हमारे पास पहले से है, तो हम फिर ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं? कि भैया दे दो ना, हमारे घर में तो कचरा बहुत पड़ा है, ऐसे ये भी रहेगा। तो कभी कभी हम अपने रैक को जब खाली करते हैं तो 2003 का डायरी मिलता है, उसमें एक भी शब्द नहीं लिखा है, कचरा है वो। तो मैं क्या करता हूँ कि उसमें पूरा 2003 हटा के अपने बच्चे को देता हूँ कि इसमें पूरा मैथ बनाओ, और जब खत्म हो जाता है तो कबाड़ी वाले को दे देते हैं। तो इस तरीके से कचरे को आप घर से निकालिए। तो रिफ्यूज करना है। रिफ्यूज किसको करना है? जो हमको नहीं चाहिए। रिड्यूस किसको करना है? जो हमको चाहिए, मतलब जिसके बिना हम नहीं रह सकते, उसको हमको थोड़ा कम करना है। अभी आपने कोरोना जब शुरू हुआ था, तब आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों ने एकदम मार्केट में जाके ऐसे चावल खरीदते थे, ऐसे दाल खरीदते थे, ऐसे सामान खरीदते थे जैसे कि ये कोरोना कभी खत्म नहीं होगा और यही चावल और यही दाल हम पूरी जिंदगी भर खा लेंगे। तो ये जो हम मतलब पूरा सब कुछ खरीद लेते थे, इससे एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था कि वही खाद, वही अनाज दूसरों के लिए भी है, तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते थे। तो तब हम लोग देखते हैं वो उसका वजह यही होता है कि जो लोग मास में बाई कर लेते हैं, बाजार में जब कोई चीज कम पड़ जाता है, मतलब जब बाजार में सामान कम है, डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम है, ऑटोमेटिकली उसका दाम बढ़ेगा। तो ये दाम किसके लिए बढ़ेगा? जो गरीब है। क्योंकि अमीर लोगों ने, सब लोगों ने, हम लोगों ने तो सारा सामान खरीद लिया। लेकिन इसमें भी बहुत लोग को लगा कि जो नहीं भैया, ऐसा नहीं है कि जो ये कोरोना रहेगा, ये खत्म होगा। जैसा कि अब भैया आप देख रहे हैं कि जो इस लेवल पे हम जा रहे हैं कि अब धीरे धीरे ये एक मतलब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो हम उस चीज को रिड्यूस करें जो कि हमको वाकई में चाहिए। क्योंकि हम जितना सामान बाजार से लाएंगे, हमारा उतना ही कचरा निकलेगा, आप माने या ना माने। हम जितने पैकिंग्स बाहर से करवा के सामान को लाएंगे, उतना ही मेरा पैकेजिंग वेस्ट निकलेगा। तीसरा है, तीसरा आर जो है वो है रीयूज। जो हम वाकई में कंज्यूम करते हैं और जिसके बिना हमारा गुजारा नहीं होगा, उसको हम रीयूज करने की कोशिश करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि नदी के किनारे जाते हैं और कुछ कुछ ऐसे वेस्ट पत्थर को उठा के लाते हैं। आप उनके गमले में आप अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये राजस्थान से लाया होगा, वहां से 5,000 रुपए किलो खरीद के। लेकिन वो स्वर्णरेखा नदी के किनारे वो कचड़े से बिन के लेके आके अपने घर को सजाया है। तो हम चीजों को रीयूज करें, न केवल उस चीजों को जो कि नदी के किनारे या कचड़े में पड़ा हुआ है, बल्कि उस चीजों को जो कि हमारे घर से निकलने वाला है और वो कल को वो कचड़ा बन जाएगा। क्योंकि हमको पता है कि आज हमारे घर में क्या चीज है और कल क्या क्या उसमें से कचड़ा बनने वाला है। हम अगर उस लौकी को देखते हैं जो कि आज हम बाजार से खरीद के लाए हैं, और आज शाम को अगर हमारे घर में लौकी की सब्जी बनेगी, तो हमें पता है कि हमारे घर से क्या वेस्ट निकलने वाला है इस लौकी की वजह से। तो ये जब हमको पता है तो हम उसको धीरे धीरे चीजों को रीयूज करें। तो रीयूज कहाँ पे कर सकते हैं? उनको हम कंपोस्ट बना सकते हैं, यही उसका बेस्ट रीयूज है। उसके बाद है रिसाइकल। रिसाइकल हम किसको कर सकते हैं? जिसको ना तो हम रिफ्यूज कर सकते हैं, न रिड्यूस कर सकते हैं, न रीयूज कर सकते हैं, उसको हम रिसाइकल करें। जमशेदपुर में मेरे को पहले लगता था कि यहाँ पे ऐसा कोई यूनिट नहीं है जहाँ पे कि प्लास्टिक का रिसाइकलिंग होता हो, ऐसा कोई यूनिट नहीं है जहाँ पे पेपर का रिसाइकलिंग होता हो। लेकिन अभी आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा, मैंने पिछले 1 साल में ऐसे ऐसे यूनिट देखे हैं जो कि प्लास्टिक से बहुत कुछ बना रहे हैं। और इवन हमारे शहर में एक अभी नया खुला है जो कि बर्मा माइंस में है। तो उसके बाद आपके आदित्यपुर में बहुत सारे ऐसे प्लास्टिक के फैक्ट्रीज हैं जहाँ पे कि वो प्लास्टिक के स्विचेस बनाते हैं, प्लास्टिक का दाना बनाता है। तो ये किस प्लास्टिक का दाना बनाता है? क्या ये नया बाल्टी खरीद के उसको दाने में कन्वर्ट कर रहा है? नहीं, ये वेस्ट प्लास्टिक को दाना में कन्वर्ट कर रहा है। तो कचड़े को जब हम किसी चीज में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम रिसाइकल करते हैं। और जो सबसे लास्ट है, जो कि हमने सबसे पहले बताया, जिसको बोलते हैं रॉट, मतलब खाद में उसको आप सड़ाइए। जो आप अपने किचन में जनरेट करते हैं, तो आप उसको रॉट करिए या उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करिए।
तो अगर आप इन 5 आर का प्रयोग अपने रियल लाइफ में हर रोज करेंगे, तो ये जो साइड में जो हमने एक पिरामिड दिखाया है, जिसमें कि मोस्ट प्रेफर्ड टू लीस्ट प्रेफर्ड का जो सेक्शन दिया हुआ है, कि ये जो लैंड फिलिंग है, जो कि हम कचरे का पहाड़ हर जगह देखते हैं, वो सबसे लीस्ट प्रेफर्ड होना चाहिए। जब हम कुछ नहीं कर पाए, तभी वो होता है ना कि जो डॉक्टर जब हॉस्पिटल में कोई पेशेंट होता है, जब वो कुछ नहीं कर पाते हैं, तब क्या करते हैं, वो जवाब दे देते हैं कि आप इनको रिम्स लेके जाइए, आप इनको एम्स लेके जाइए। तो लीस्ट प्रेफरेंस उनका होता है जवाब देना, क्योंकि वो जवाब देंगे तो फिर उसके बेड का खर्चा, उसका जो इलाज का खर्चा उनको तो मिलेगा नहीं, वो तो किसी और को मिलने लगेगा। तो उनका भी तो, हॉस्पिटल भी तो एक बिजनेस है, उनको भी तो लगता है कि हमारे यहाँ पूरी भीड़ लगी रहे, हमारे सारे डॉक्टर इंगेज रहे, हमारी जितनी दवाइयाँ हैं जो कि हम बड़े बड़े कीमत में खरीद के लाते हैं, वो सारे हम लोगों को दे दें और हम पूरा माला माल हो जाएं। तो उसी तरीके से ये जो लैंडफिल है, जो कि दिखाता है कि हम कितने मतलब इररिस्पॉन्सिबल है। तो लैंड फिलिंग में कोई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। मैं एक इन्वायरमेंटल इंजीनियर हूँ। मैं अगर इन्वायरमेंटल इंजीनियर नहीं भी रहता, तो भी अगर मेरे को कोई पूछता कि लैंड फिलिंग करना है, तो मैं बोलता मैं भी कर सकता हूँ। तो लैंड फिलिंग एक ऐसा चीज है जिसके लिए पढ़े लिखे होने का कोई जरूरत नहीं है। एक कॉन्ट्रैक्टर आज लैंड फिलिंग ही करता है। आप जब किसी कंपनी को या नगर पालिका को फोन करते हैं कि भैया किसी कचड़े वाले को भेजिए, हमारे घर के पीछे में बहुत कचड़ा है, एक टेम्पो कचड़ा है, तो वो क्या करता है? आपको क्या लगता है वो जाके रिसाइकल करता है? नहीं, वो एक जगह से उठाता है, दूसरी जगह लगा देता है, फिर दूसरी जगह से कंप्लेन आता है, वो उसको उठाता है, तीसरी जगह पर रख देता है। उसका पैसा तो ऐसे ही बन रहा है। वहां पे गाड़ी लगाया, एक टेम्पो माल उठाया, किसी दूसरे जगह पे लेके गया, किसी और का सरदर्द बना दिया, अभी 500 रुपये इसको इससे मिल गया, फिर दूसरे जगह से उठाया, 500 मिल गया। ये चक्र पूरा चल रहा है पूरे यहाँ पर। और इसी चक्र में हम क्या है कि अननेसेसरी एक ऐसे व्यक्ति को पैसा दे रहे हैं, एक ऐसे कॉन्ट्रैक्टर को पैसा दे रहे हैं, जो कि वेस्ट को मैनेज नहीं कर रहा है, बस वेस्ट को ट्रांसफर कर रहा है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो हमारा मकसद ये नहीं होना चाहिए कि हमारा जो कचरा है वो केवल हमारे घर से निकल के, एक जगह से निकल के और दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाए। दूसरा जो इसमें लैंड फिलिंग के बाद है लीस्ट प्रेफर्ड में, इंसिनरेशन। बहुत कंट्रीज ऐसे हैं जो कि कचरे को जलाते हैं, क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। और उनका वेस्ट का जो ये है, मतलब कि उनके वेस्ट में जो 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 चीज़ें हैं, वो जलाने लायक ही हैं। मतलब उनमें पेपर बहुत ज़्यादा निकलता है। आप नीदरलैंड का अगर सुनेंगे, तो हमारे कंट्री में एक आदमी एक दिन में 215 से 300-400 ग्राम रोज कचरा निकालता है। इंडिया में, नीदरलैंड में 7.5 किलो एक आदमी एक दिन का कचरा है उसका। क्योंकि उसमें कचरा में उसका क्या निकलता है, एल्यूमिनियम कैंस, उसके बाद मतलब बढ़िया पैकेजिंग वाले वो जो हार्ड पेपर होता है वो सब। तो इस तरीके से उनका जितना भी जो वेस्ट होता है, वो हाईली इन्फ्लेमेबल होता है। उसको जलाएंगे तो आपको बहुत एनर्जी मिलेगी, लेकिन गोभी का छिलका हम जलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? जलेगा ही नहीं पहले। उसके बाद जलेगा भी तो उसमें मतलब कि जितना किरासन ऑयल डालेंगे उससे ज़्यादा वो, मतलब जितना पोल्यूट करेगा उससे ज़्यादा वो मतलब दिक्कत ही करेगा पर्यावरण। तीसरा है रिसोर्स रिकवरी, कि हम उसमें से जितना भी चीज़ रिकवर कर सकते हैं। एक तो हम अपने बिन में जो कचरा डाल देते हैं, तो उसको हम फिर वापस बाद में देखना नहीं चाहते हैं। तो हम ये सारा जो चीज़ है वो बिन में डालने से पहले करें, कि इसको बिन में जाना चाहिए। कि इसको जैसे कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं ना, कि कोई कागज हम कुछ लिख रहे हैं और वो उस पर वेस्ट टाइप से हो गया, तो उसको हम क्या करते हैं कि मोड़ के फेंक देते हैं डस्टबिन। उसको आप वैसे ही सीधा रहने दीजिए और न्यूज़पेपर के साथ जाके रख दीजिए। तो धीरे धीरे आप इस तरीके से वेस्ट को कम कर पाएंगे। तो यही और लास्ट वाला जो आप देखेंगे सोर्स रिडक्शन है। तो सोर्स पे आप अगर वेस्ट को रिड्यूस कर दिए, तो इससे बड़ा स्वच्छ भारत में आपसे और कोई आपका सहयोग नहीं हो सकता है। तो यही आज का पूरा मेरा वेस्ट पे था। अगर आप लोगों का कोई भी प्रश्न है तो ज़रूर पूछिए। I'll unmute all. थैंक यू मिस्टर गौरव, दैट वाज बहुत अच्छा आपने टॉक दिया हमें और काफ़ी जानकारी मिली। आपने बायोगैस के बारे में बताया, कंपोस्टर, प्लास्टिक वेस्ट के बारे में। कोई भी सवाल पूछना चाहता है तो प्लीज़
या was a कुछ कहना wonderful चाहते talk. हैं? I think everyone must have really enjoyed. And सबसे इम्पोर्टेंट है कि everyone should start doing it. फायदा तभी है. हाँ, सबसे बड़ा चीज है. हाँ, आज मिस्टर आनंद ने जो सब बताया, अगर हम लोग उसको इम्प्लीमेंट करेंगे अपने घरों में, तभी उसका फायदा है. And I request each and every member and each and every student present here to work on this. That is very important. Thank you, Mr. Anand. It was really wonderful. किसी को और कुछ बोलना है? Anybody wants to say something? ये टोटल खाद बनने में टोटल कितना टाइम लगता है गौरव जी? 30 दिन मैम, 30 दिन से 40 दिन. कितना? 30 दिन से 40 दिन. 30 to 40 days. जी जी. Thank you. It was very informative talk. Thank you. Thanks a lot. और अगर घड़े में बनाएंगे तो 25 दिन. Okay. घड़े में बनता है. 1 महीने में बहुत अच्छे से बनता है. I am using that या तूने earthen pot which you have shown. Domestic composter. तो उसको थोड़ा अर्बन पॉट को अगर मैम थोड़ा सा ब्रांडिंग करवा के और लोकल कुम्हार को उसमें इन्वॉल्व करके अगर पूरे शहर में एक बहुत बढ़िया रोजगार भी, लाइवलीहुड भी जनरेट किया जा सकता है. और जब लोग देखेंगे कि ये बोलते हैं ना कि जो अभी नरेंद्र मोदी जी का भी कहना है कि लोकल और लोकल को वोकल करना है, तो इससे बढ़िया लोकल के लिए और कुछ नहीं होता, क्योंकि कुम्हार आज जी कुम्हार के पास कोई काम नहीं है. ये वी कैन थिंक ओवर. हाँ, ठीक बोल रहा है. It's a good idea. सोचा जा सकता है बिना व्हील की तरफ. नया प्रोजेक्ट जैसा मंजू, एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट. हाँ, वी विल ट्राई. देखते हैं क्या हो सकता है बात करके. ठीक है. वेरी गुड. हम एक गौरव का एक वीडियो भेजेंगे ग्रुप में, जो आप लोग देखिएगा. आज हम लोग को मिला है, तो अच्छा वीडियो है. वो एक्चुअली क्या था, तो हमारे स्कूल की फ्रेंड है, वो न्यू जर्सी में रहती है. तो वो मतलब कि उसकी बेटी जो है वो बहुत इनोवेटिव है और अभी +2 कर रही है. आपके जान के बड़ा अच्छा लगेगा कि वो जब 10th में थी तभी से वो मेरे को फोन कर रही है कि जो अंकल हम जमशेदपुर में आपके कैंपेन से जुड़ना चाहते हैं. वो तो टूटा फूटा हिंदी बोलती है. जुड़ना चाहते हैं, यू कैन यूटिलाइज मी फॉर एनी वर्क यू वांट. तो और वो स्विमिंग सिखाती है अपने पार्ट टाइम में स्कूल के बाद. तो वो स्विमिंग से जो उसको पैसे मिले हैं, शी वांट्स टू गिव इट टू अंडर प्रिविलेज्ड इन जमशेदपुर. 10वां का बच्चा इस तरीके से सोच रहा है. तो हम बोले कि जो तुम जुड़ी हुई हो, तुम एक जस्ट वीडियो बनाओ, तुम कंटेंट डेवलप करने का काम करो. तो उसी ने वो वीडियो बनाया है कल रात. और गौरव, वही लड़की जिसको तुम फोन नंबर दिए थे, वो हमसे बात की थी, जो बोली थी कि हाँ सोशल ए में हम भी कुछ करना चाहते हैं. या आई रिमेम्बर. हाँ, आपकी फ्रेंड की डॉटर. हाँ, याद है. कुछ हम उसको इन्वॉल्व किए थे, हम कोई चीज में. अच्छा. उसको दिए थे, वो करना चाहती थी, तो उसको हम बोले थे कि ऐसे ऐसे करो. वो याद है हमको. आप नंबर भी भेजे थे. Okay, thank you, Gaurav ji. I will request our Vice President, Vinita Shah, to present a vote of thanks. गर्ल्स से पूछो, उन लोगों को कुछ पूछना है क्या? उसको कुछ पूछना है? और किसी का कोई सवाल है? सुनिए सब ध्यान से, पहले पूछो. निशा, are you there? निशा, you are there ना? हाँ, सुनो ना निशा, लड़कियों से पूछो कि उन लोग को समझ में आया, और वो कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकती हैं. तुम ये करो उन लोग को. हाँ निशा, अभी देख रहे हैं तुम्हारा चेहरा, तब से तुम वीडियो बंद की गई थी. हाँ विनीता, वोट ऑफ थैंक्स दीजिए आप. ठीक है. अनम्यूट. विनीता, अनम्यूट. विनीता दी, अनम्यूट करिए अपने आप को. Nita, unmute yourself. दबाइए साइड में. Vinita, unmute क्या yourself. बोल रही है? सुनाई नहीं पड़ रहा है यार. उसको बोल अनम्यूट कर. साइड में माइक जो है ना, उसको दबाइए विनीता जी. हाँ, हो गया, अब हो गया. हुआ. हाँ, नहीं, एक्चुअली होस्ट का आ रहा था कि होस्ट ने अनम्यूट किया, मेरे को म्यूट किया हुआ था. ओके, थैंक यू नविता जी.
आज का सेशन रियली बहुत अच्छा रहा। आज हमारे बीच में उपस्थित थे गौरव आनंद जी। हाँ, गौरव आनंद जी जो कि एनवायरमेंटल इंजीनियर हैं टाटा स्टील यूटिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड से। तो आज गौरव आनंद जी आपको नमस्कार मेरा। शायद हम लोग आपने जो आज बहुत जानकारियां दी हैं जो बायोगैस के बारे में, किचन वेस्ट के बारे में और प्लास्टिक रोड्स के बारे में, और लास्ट में आपने जो बहुत अच्छी जानकारी दी है, जो उसने आपने 5 कहा है, 5 आर हम लोग अगर जो यूज़ करते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। हम लोग सबसे पहले आपने कहा कि रिफ्यूज़ करना सीखें, दूसरा है रिड्यूस करें हम, फिर रीयूज़ करें और रिसाइकल एंड रॉट। ये 5 आर अगर हम लोग अपने जीवन पे कर लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। आपने बहुत ही अच्छी जानकारियां दी हैं। और गौरव आनंद जी आपको याद हो तो हम लोग लायंस क्लब के तरफ से वाटर हार्वेस्टिंग पे भी बहुत हमने काम किया है साथ में मिलके। तो आपको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आपके सहयोग से मुझे इंटरनेशनल अवार्ड मिला था एनवायरमेंटल का। तो आपका तो इतनी जानकारी है, आपको तो हर क्षेत्र में से आप जुड़े हुए हैं और आपने इतनी जानकारियां हम लोग को दी है, हमारे इनरव्हील को। तो हम इनरव्हील क्लब के तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने आकर यहाँ पर हमारे सभी को बहुत ही अच्छी जानकारियां दी। हमारे स्टूडेंट्स हैं एबीएम कॉलेज के, डॉक्टर मोदिता चंद्रा जी हैं, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। निशा जी हैं, उनको भी बहुत थैंक्स कहते हैं। और स्टूडेंट्स जो यहाँ पर आई हैं उन्हें बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे क्लब की हमारे पीडीसी अरुणा तनेजा जी हैं, हमारी पास्ट प्रेसिडेंट दीप्ति सिंह जी हैं, थैंक यू दीप्ति जी। और पास्ट प्रेसिडेंट नलिनी राममूर्ति जी, पास्ट प्रेसिडेंट मंजू सिंह जी, सभी आप हमारे पास्ट प्रेसिडेंट को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने लंच के समय में समय निकाल कर यहाँ पर हम लोग का साथ दिया और बहुत ही अच्छे हमें जानकारियाँ मिली। और खासकर सभी स्टूडेंट्स को और हमारे सभी मेंबर्स को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस कार्यक्रम में जुड़े और बहुत सी हमें जानकारियाँ मिली। और गौरव आनंद जी आपके साथ हम हमेशा जुड़े रहेंगे और बहुत जानकारियाँ हासिल करेंगे। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू विनीता दी। हाँ, थैंक यू विनीता दी। That was a wonderful session. That was a wonderful session, and we have benefited a lot. I hope the members of and the students of ABM College also have benefited from this, and we hope to take it forward. Thank you very much to Mr. Gaurav Anand. और हम लोग नेक्स्ट जो हम लोग ये ग्रीन बिन का इस्तेमाल करने के लिए अभी जब सबके पास मिल जाएगा तो हम लोग उसके बाद एक छोटा सा सेशन रखेंगे जिसमें कि हम लोग ये बताएंगे कि उस ग्रीन बिन को कैसे यूज करना है। हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये हम लोग सोचे थे, अभी जरा सा 1-2 दिन लगेगा गौरव, जब हो जाएगा ना आई विल गेट द मैसेज पूरा, तब हम आपको बता देंगे। तो एक दिन हम लोग कर लेते हैं वो थोड़े देर के लिए, ठीक है? तो आज से 2-3 दिन ना, हाँ एक और चीज बताना चाहते हैं कि 2-3 दिन ना उन लोग को थोड़ा प्रॉब्लम था व्हीकल वगैरह का और ये का, तो आज से फिर से डिस्ट्रीब्यूशन वो लोग करेंगे। तो जिनको नहीं मिला है दे विल डू दैट। एंड एक और चीज था, आदित्यपुर और जुगसलाई उन लोग को थोड़ा प्रॉब्लम है, उनके ये में नहीं आता, लेकिन फिर भी दे आर ट्राइंग कि कुछ मेंबर्स जिनका हम नाम भेजे हैं उनको उन लोग देंगे। तो इसके बाद आदित्यपुर और जुगसलाई उसको मुश्किल हो रहा है उन लोग को, because it doesn't come in Jamshedpur area, so they try to cover Jamshedpur, इसलिए। लेकिन उन लोगों ने बोला है कि जो जो आप नाम भेजिए उसको हम भेज देंगे। सो थैंक यू सो मच गौरव, तुम ये इनिशिएटिव बताए। और हम ईश्वर राव जी कल फोन भी किए थे, हमको बहुत थैंक्स भी कर रहे थे, तो थैंक यू सो मच आपको। चलिए बहुत अच्छा है, हम लोग का स्वच्छता पुकारे तो जिंदाबाद है ही, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच। एक मिनट एक्सक्यूज मी, मैं थैंक्स कहना चाहूंगी हमारी पास्ट प्रेसिडेंट, जस्ट मुझे अभी दिखाई दिया, पसम आडेसरा जी, आपको भी बहुत विनीता जी, ये पुष्पिंदर जी भी थी, पुष्पिंदर जी भी थी, हम देखे थे। अच्छा पुष्पिंदर जी, नलिनी जी, अच्छा पुष्पिंदर जी, हाँ नलिनी जी को था, पुष्पिंदर जी बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पिंदर जी वाज आल्सो देयर, आई सॉ हर। It's okay, Madam. It happens at times. It happens, no problem.
किचन का काम छोड़ के सब किचन वेस्ट का सीख रहे थे हम लोग। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और गौरव आनंद जी, आपसे बहुत दिन बाद मिलकर बहुत खुशी हुई। और हम लोग कभी और इस पर काम करेंगे आगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम। गौरव इज अ वंडरफुल पर्सन एंड वेरी हेल्पफुल पर्सन। जिसको भी जरूरत होगा आप उनसे हेल्प ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अपना नंबर यहाँ पे लिख देता हूँ चैट बॉक्स में, अगर हाँ बिल्कुल डाल दीजिए, अच्छा रहेगा। और कभी ऐसा नहीं है कि वो फोन नहीं उठाएंगे, नहीं भी उठाएंगे तो ही विल कॉल बैक, इसलिए आपको उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगा। थैंक यू एंड बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू। हाँ थैंक यू। बाय। Thank you Gaurav for giving your valuable time. Always welcome ma'am. Navita, thank you so much. We should leave now. Yes. So thank you once again. We'll call this meeting to an end. Therefore. Yeah. Yes. Thank you very much once again to Mr. Gaurav, and we'll definitely take it further. Thank you. Navita, I have sent you all the photographs. Both photography. Thanks, Manju. Hello. Okay. Bye.